नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लेटेस्ट जजमेंट विद एडवोकेट परेश पुराणिक। दरअसल कानून की दुनिया में कई बार ऐसा होता है कि जो चीज़ पहली नज़र में फ्रॉड लगती है, कोर्ट में जाकर वही वैध व्यापारिक रणनीति मान ली जाती है। दरअसल कभी कभी हज़ारों करोड़ रुपए के लेन देन पर टिका हुआ पूरा मामला सिर्फ एक सवाल के ऊपर आके टिक जाता है कि क्या नियम तोड़ना हमेशा धोखाधड़ी ही होता है, या फिर आज का जो केस है वो भारत का सबसे चर्चित शेयर बाजार का जो मामला है उसी में से एक है। दरअसल ये एक ऐसा मामला है जिसमें सेबी ने आरोप लगाया था कंपनी के ऊपर कि उसने शेयर बाजार में हेरफेर करके हज़ारों करोड़ रुपए का अनुचित लाभ कमाया है। लेकिन 29 मई 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा जजमेंट पास किया जिसने भारतीय प्रतिभूति कानून की जो व्याख्या है उसी को बदल के रख दिया। इस पूरे मैटर की शुरुआत होती साल 2007 से। दरअसल रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड यानी कि आरपीएल की शेयरों की जो कीमत है, प्राइजेस, वो लगातार बढ़ रही थी। आईपीओ के समय शेयर की कीमत थी लगभग 60 रुपये, लेकिन अक्टूबर 2007 तक आते आते ये 200 रुपये से भी ऊपर पहुंच चुकी थी। अब कई अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषकों ने चेतावनी दी थी कि शेयर बाजार में अपनी वास्तविक कीमत से काफ़ी ज़्यादा ये शेयर महंगा हो चुका है। बाजार में ये आशंका बनने लगी थी कि कभी भी इसकी जो कीमत है उसमें एक भारी गिरावट आ सकती है, यानी कि ये शेयर कभी भी क्रैश कर सकता है। इसी दौरान जो रिलायंस इंडस्ट्री है उसने लगभग अपनी जो 5% शेयर है उसका वो बेचने का निर्णय लिया, हिस्सेदारी को बेचने का डिसीजन लिया। ये लगभग 22.5 करोड़ शेयरों का सौदा था। लेकिन यहीं से शुरू होता है पूरा विवाद, क्योंकि कंपनी को ये डर था कि इतनी बड़ी मात्रा में शेयर बेचने से बाजार में इसकी कीमत गिर सकती है, और इसी जोखिम से बचने के लिए कंपनी ने फ्यूचर मार्केट में अपनी पोजीशंस को शॉर्ट करना शुरू किया। लेकिन सीधे अपने नाम से नहीं, इसके लिए 12 अलग अलग इंस्टीट्यूशंस का यहाँ पे उपयोग किया गया। इन संस्थाओं के साथ ऐसे समझौते हुए जिनमें लाभ और हानि वास्तव में रिलायंस की थी, जबकि जो अन्य संस्था थी उनका इसमें सिर्फ उनको कमीशन मिलना था। अब सेबी का आरोप था कि यह व्यवस्था सिर्फ पोजीशन लिमिट से बचने के लिए ही बनाई गई थी, यानी कि जो काम सीधे नहीं किया जा सकता था उसको एजेंट्स के माध्यम से किया गया। 29 मई 2007 को फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स की सेटलमेंट की डेट थी, और उसी दिन अंतिम कुछ मिनटों में लगभग 2 करोड़ शेयर्स बेचे गए। सेबी का कहना था कि यह बिक्री जानबूझकर की गई ताकि शेयर की कीमत नीचे आ जाए, क्योंकि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स का सेटलमेंट प्राइस जो है उसी दिन के अंतिम ट्रेडिंग डेटा से तय होना था। अब यदि कीमत नीचे आती तो जो शॉर्ट पोजीशंस रखने वाले हैं उनको फ़ायदा होता। सेबी के अनुसार हुआ भी यही, और इसी कारण लगभग 513 करोड़ रुपए का अनुचित लाभ कमाया गया। सेबी ने कहा कि पोजीशन लिमिट्स का उल्लंघन हुआ है। एजेंट्स का उपयोग करके बाजार को कंट्रोल करने की कोशिश की गई। कोशिश क्या, लगभग कंट्रोल कर ही लिया गया। फ्यूचर मार्केट में एक्सेसिव ओपन इंटरेस्ट जो है वो उनके कंट्रोल में आ गया। सेटलमेंट प्राइस को प्रभावित करने की कोशिश भी की गई, जो लास्ट मिनट पर ट्रांजैक्शन हुआ, और इससे पूरा ऑपरेशन एक पूरा फ्रॉड्यूलेंट स्कीम के अंतर्गत स्कीम में कन्वर्ट हो गया। और इसी के बाद भारी डिसगॉर्जमेंट और अन्य दंड भी लगाए गए। अब जब मामला सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल पहुंचा तो वहां पर जो न्यायाधीश थे उनके बीच मतभेद हो गया, उनके ओपिनियन में डिफरेंसेस आया, और बहुमत ने सेबी का समर्थन किया। लेकिन अल्पमत वालों ने कहा कि पोजीशन लिमिट्स का उल्लंघन और फ्रॉड दोनों अलग अलग बातें हैं। अगर किसी ने सीमा पार की है तो उसके लिए दंड अलग हो सकता है, लेकिन हर उल्लंघन अपने आप में फ्रॉड नहीं कहलाया जा सकता। ये उन जजेस का ओपिनियन था जिन्होंने कंपनी के फेवर में अपना ऑर्डर दिया था। हालांकि माइनॉरिटी होने की वजह से वो डिसीजन को इम्पैक्ट तो नहीं कर पाए, लेकिन ये उनका ओपिनियन था कि ये फ्रॉड नहीं कहलाया जा सकता है। मामला जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता है तो अदालत के सामने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे कि क्या पोजीशन लिमिट पार करने से डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो इलीगल हो जाता है? क्या एजेंटों के माध्यम से सीमा पार करना अपने आप में फ्रॉड कहलाया जा सकता है? और क्या हेजिंग और मैनिपुलेशन में कोई अंतर है, या ये दोनों एक ही चीज़ है? क्या केवल मार्केट का कॉन्सेंट्रेशन को फ्रॉड कहा जा सकता है? और सबसे इम्पॉर्टेंट, क्या फ्रॉड साबित करने के लिए इंड्यूसमेंट आवश्यक है?
अब इस पूरे मैटर में सुप्रीम कोर्ट ने एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट पास किया, जिसमें उन्होंने कहा कि सबसे पहले सेक्शन 18A जो SCRA है उसकी व्याख्या एक बार देखनी चाहिए। अदालत ने ये कहा कि पोजीशन लिमिट्स का उल्लंघन होने भर से कोई भी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो जीरो नहीं हो जाता है। नियमों का उल्लंघन होने पर दंड तो हो सकता है, लेकिन उसको आप इल्लीगल नहीं कह सकते। लेकिन अनुबंध स्वतः ही अवैध नहीं बन जाता है, जैसा अभी हमने डिस्कस किया। अब ये पूरा फैसला जो है ये डेरिवेटिव मार्केट के लिए एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन माना जा रहा है, क्योंकि फ्रॉड की परिभाषा के ऊपर भी एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट पास किया है उन्होंने। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि फ्रॉड साबित करने के लिए केवल जो रूल्स है उसका वायलेशन ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि फ्रॉड का एक इम्पॉर्टेंट तत्व है इंड्यूसमेंट, यानी किसी दूसरे व्यक्ति को किसी झूठी या फिर भ्रामक स्थिति के आधार पर ट्रेड करने के लिए प्रेरित करना। तो यदि यह तत्व साबित नहीं होता है तो फिर जो फ्रॉड का एलिगेशन है वो काफ़ी कमज़ोर पड़ जाता है। अब मार्केट मैनिपुलेशन का जहाँ तक सवाल है, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो सेबी का तर्क था कि ओपन इंटरेस्ट का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो अपने कब्जे में लेने मात्र से ये मैनिपुलेशन के दायरे में आता है, लेकिन अदालत ने कहा कि केवल पोजीशन का कंसंट्रेशन होना पर्याप्त नहीं है। जब तक अलग से मैनिपुलेटिव कंडक्ट साबित न हो तब तक केवल एक बड़ी हिस्सेदारी को रखना ये फ्रॉड नहीं कहलाया जाएगा। जहाँ तक प्रश्न था हेजिंग वर्सेस स्पेक्यूलेशन का कि आप स्पेक्यूलेशन को हेजिंग से डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, इस मैटर के ऊपर अदालत ने कहा कि हेजिंग के सिद्धांत को विस्तार से समझना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि हेज हमेशा परफेक्ट हेज नहीं होता है। कानून कहीं नहीं कहता है कि हेज और जो वास्तविक रिस्क का जो एक्सपोजर है उसका अनुपात हमेशा सेम होना चाहिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। व्यापार की दुनिया में जो इम्परफेक्ट हेज होते हैं, जहाँ पर ये प्रपोर्शन 1:1 होना ज़रूरी नहीं है, वो भी लीगल होते हैं। यह ऑब्जर्वेशन जो है वो फाइनेंशियल मार्केट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है। और अंतिम मिनटों की बिक्री पर जो लास्ट मोमेंट पर ट्रांजैक्शन पंच किया गया, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो सेबी ने दावा किया था कि अंतिम मिनटों में जो बिक्री करके कीमत को गिराया गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में कहा है कि केवल इस आधार के ऊपर इसको मैनिपुलेशन नहीं कहा जा सकता है। जब तक ये क्लियर एविडेंस न हो कि उद्देश्य की कीमत को आर्टिफिशियल रूप से गिराया गया है मैनिपुलेट करके, तब तक सिर्फ कम कीमत के ऊपर शेयर बेच देना अपने आप में सिर्फ इसको फ्रॉड नहीं कह सकते। विशेषकर तब जब अन्य बाजार जो पार्टिसिपेंट्स है वो भी उसी अवधि में ट्रेड कर रहे हो, यानी बाकी लोग भी सेम चीज़ कर रहे हैं। तो फिर किसी एक को आप ये कहना कि ये फ्रॉड कर रहे हैं वो भी सिर्फ इसलिए कि उनके पास क्वांटिटी ज़्यादा थी, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि थोड़ा सा एक कमज़ोर आर्ग्यूमेंट है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट इससे कन्विंस नहीं हुआ है। और फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पोजीशन लिमिट का उल्लंघन एक अलग बात होती है और फ्रॉड एक अलग बात है, और इसीलिए साथ ही साथ मार्केट का कॉन्सेंट्रेशन होना भी एक अलग बात है और मैनिपुलेशन एक अलग बात है, और इन सभी को एक ही तराजू में नहीं तोला जा सकता। यदि फ्रॉड साबित करना है तो उसके लिए ठोस सबूत एविडेंस होना ज़रूरी है। केवल सस्पिशियन के बेसिस पर, प्रोबेबिलिटी के बेसिस पर या व्यापारिक रणनीति के बेसिस पर ये कहना ये पर्याप्त नहीं है। और ये जो मामला था जिसको हमने डिस्कस किया है, इसका साइटेशन है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड वर्सेस SCRA, जिसको हम सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया भी कहते हैं। उसका मैटर था जिसको सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया। इसकी जो जजमेंट की डेट है वो है 29 मई 2026। ये एक लैंडमार्क जजमेंट है। अब आम लोगों के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है, देखिए, यदि आप शेयर बाज़ार में इन्वेस्ट करते हैं और स्पेशली F&O में ट्रेड करते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन में, या किसी कंपनी के कंप्लायंस विभाग में यदि आप काम करते हैं, तो ये फैसला आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर कोर्ट ने ये स्पष्ट कर दिया है कि नियम का उल्लंघन और फ्रॉड दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, सेम चीज़ नहीं है। और बाज़ार में हर आक्रामक यानी कि जो एग्रेसिव स्ट्रेटजी होती है वो इल्लीगल नहीं होती, और किसी व्यक्ति या कंपनी को फ्रॉडस्टर घोषित करने से पहले कुछ ठोस सबूत या प्रमाण होना आवश्यक है। अंत में आप लोग सोचिए कि अगर किसी कंपनी का नियम तोड़ने के ऊपर केवल जुर्माना होने लगे और यदि फ्रॉड साबित न हो, तो क्या इससे जो बड़े खिलाड़ियों को और अधिक एग्रेसिव स्ट्रेटजी बनाने वालों को क्या एक नया रास्ता मिल गया है?
या फिर ये फैसला बाज़ार में जो न्यूट्रल लॉ है उसको सुनिश्चित करेगा? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।